Good morning, students. Today we are continuing the unit 8, that is controlling, and the topic is relationship between planning and controlling. Planning and controlling, there is deep relation between planning and controlling. So mostly it is said that planning is meaningless without controlling, and controlling is controlling is blind without planning. That means they both are related with each other. So we are going to discuss the relationship between planning and controlling. Interdependence, in this we discuss the 2 points, that is interdependence between planning and controlling and difference between planning and controlling. This is the relation between planning and controlling. So firstly we are going to discuss interdependence between planning and controlling. Planning and controlling are totally related to each other. Planning, mostly it is said that planning is meaningless without controlling and controlling is blind without planning. प्लानिंग में हम क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है ना. ऑब्जेक्टिव आर दोज एंड पॉइंट्स इन विच फोकस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज आर डन अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एंड पॉइंट. प्लानिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर. और कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमने प्लान किया है, अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है, कंट्रोलिंग में हम उन सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. और वो स्टैंडर्ड कहाँ पे सेट किया जाता है, प्लानिंग में. प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट किया, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम कुछ बेसिक स्टैंडर्ड सेट करते हैं. और कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है और जो एक्चुअल में वर्क हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. इसीलिए कहते हैं कि प्लानिंग जो है और कंट्रोलिंग टोटली एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग. प्लानिंग जो है वो हमारा बिल्कुल मीनिंगलेस है कंट्रोलिंग के बिना. तो इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि प्लानिंग कैसे मीनिंगलेस है, क्योंकि जब हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग में हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने क्या किया, सारी एक्टिविटीज़ डिसाइड कर ली कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, हमने अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया प्लानिंग में. अब हम क्या करते हैं, प्लानिंग में कंट्रोलिंग में उसी चीज़ को अब हम चेक करते हैं, मेज़र करते हैं. क्योंकि कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. तो प्लानिंग मीनिंगलेस नहीं. अगर हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे, विदाउट कंट्रोलिंग ऐसे ही छोड़ देंगे, तो क्या वो हमारी एक्टिविटी स्मूथ वे से रन करेगी, बिल्कुल नहीं. क्योंकि जब हम कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, उनको टाइम टू टाइम मेज़र नहीं करेंगे, तो जो भी पर्सन्स है वो क्या हो जाएंगे, केयरलेस हो जाएंगे. और फिर वहाँ पे हमारी प्लानिंग का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा. प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से रिलेटेड कैसे, प्लानिंग में हम अपना स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, और कंट्रोलिंग में टाइम टू टाइम उसको मेज़र करते हैं, चेक करते हैं परफॉर्मेंस, और फिर हम ऑन द स्पॉट करेक्टिव एक्शन भी लेते हैं. तो प्लानिंग जो है वो हमारा बिल्कुल मीनिंगलेस है. कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना. अगर हम क्लास में ही आप लोगों को कंट्रोल ना करें, आप लोगों को मेज़र ना करें, परफॉर्मेंस को चेक ना करें, आप लोगों का हाफ ईयरली ना हो, प्री बोर्ड ना हो, तो क्या आप लोग अपना वर्क प्रॉपर वे से करेंगे, नहीं करेंगे. तो कंट्रोलिंग अगर नहीं होगा तो जो वर्कर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, केयरलेस हो जाएंगे. क्योंकि उनको पता है कि हमें कोई मेज़र नहीं कर रहा है, हमें कोई चेक नहीं कर रहा है, जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है. बट एक्चुअल में कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो हमने प्लान किया है, जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, टाइम टू टाइम हम उन सारी चीज़ों को मेज़र करते रहते हैं कि क्या हमारा वर्क अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हो रहा है, एम्प्लॉयज़ को रॉ मटेरियल ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं. अगर एम्प्लॉयज़ कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को ऑन द स्पॉट सॉर्ट आउट करना है. दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, पॉजिटिव एक्शन भी लेना है. इसमें सेकेंड है कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग. कंट्रोलिंग हमारा क्या है, बिल्कुल ब्लाइंड है. कैसे, बिना प्लानिंग के. एक्चुअल में क्या होता है कंट्रोलिंग में, अभी मैंने कहा कि टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं किसको, जो एक्चुअल वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, किसके साथ, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ. तो बट जो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है वो तो प्लानिंग में किया जाता है. जो हम अपना स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं वो प्लानिंग में कर रहे हैं. दैट मीन्स अगर हमारा प्लानिंग ना हो, तो स्टैंडर्ड ना सेट हो, ऑब्जेक्टिव ना हो, तो हम कंपेयर करेंगे किसको. तो कंट्रोलिंग क्या है, बिल्कुल ब्लाइंड है, बिना प्लानिंग के. दैट मीन्स कंट्रोलिंग इज टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग.
जो हमने चीज़ें प्लान की हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किया है कंट्रोलिंग में, हम उसी को तो कंपेयर करते हैं, उसी के लिए तो करेक्टिव एक्शन लेते हैं। जब हमारा कोई टारगेट ही नहीं तो हम कंट्रोल किस पे करेंगे, किसको हम कंपेयर करेंगे? दैट मीन्स कि कंट्रोलिंग इज टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड। किस पे हम कंट्रोल करेंगे, किसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे? जब हमारा टारगेट सेट नहीं, आपने सोचा ही नहीं है, पढ़ते चले जा रहे हैं, एनुअल में 50 आ गए तो भी ठीक है, 60 आ गए तो भी ठीक है, फेल हो गए तो भी ठीक, पास हो गए तो भी ठीक। जब हमारा कोई टारगेट ही नहीं है तो बिना टारगेट के हम किस पे कंट्रोलिंग करेंगे? अब स्टूडेंट्स का टारगेट है कि मुझे एनुअल तक 80 आउट ऑफ 80 लेने हैं, तो दैट मीन्स वो अपने आप को स्टार्टिंग से ही कंट्रोल करना शुरू कर देगा। अब वो हाफ ईयरली में अपने आप को मेजर कर लेगा कि क्यों मेरी डेविएशन आई है, क्या रीज़न है, क्या मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, फिर फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड। बट ये तब पॉसिबल है जब हमारा स्टैंडर्ड सेट हो। दैट मीन्स विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड। Now difference between planning and controlling. There is difference between planning and controlling. First is planning is looking ahead and controlling is looking backward. Is it clear? Planning is moving forward and controlling is looking backward. कैसे बेटा? Planning is related to future. प्लानिंग हमारा टोटली फ्यूचर से रिलेटेड है। प्लानिंग में हम जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज डिसाइड करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। बट कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड। कैसे? प्लानिंग में हमने स्टैंडर्ड सेट किए, कंट्रोलिंग में हम देखेंगे कि प्लानिंग में हमने क्या स्टैंडर्ड सेट किए थे और कंट्रोलिंग में हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि क्या जो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमने जो पीछे स्टैंडर्ड सेट किए लास्ट प्लानिंग में, क्या वो हमारे अचीव हो रहे हैं या नहीं। दैट मीन्स कि कंट्रोलिंग क्या है? बैकवर्ड। पहले हमने क्या स्टैंडर्ड सेट किए थे और अब क्या है उसको हम कंपेयर करते हैं, फिर हम अपना जो भी करेक्टिव एक्शन है वो लेते हैं। दैट मीन्स कि प्लानिंग फ्यूचर से रिलेटेड है बट कंट्रोलिंग क्या है? बैकवर्ड। जो हमने प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट किए हैं, कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं उसको कंपेयर करते हैं। तो इससे हमारा क्या बेनिफिट होगा कि हमारे फ्यूचर में वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो। बट हम इसका रिवर्स भी लेते हैं कि प्लानिंग इज लुकिंग बैकवर्ड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, दैट मीन्स प्लानिंग हमारा फ्यूचर से रिलेटेड है, और कंट्रोलिंग बैकवर्ड, कंट्रोलिंग पीछे देखना है। बट इसका रिवर्स क्या है? प्लानिंग इज लुकिंग बैकवर्ड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड। प्लानिंग जब हम करते हैं तो लुकिंग बैकवर्ड क्यों कह रहे हैं, जबकि प्लानिंग तो अभी हमने कहा कि फ्यूचर से रिलेटेड है, दैट मीन्स इट इज लुकिंग फॉरवर्ड। बट हम इसको बैकवर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लानिंग हमारे जो कुछ पॉइंट्स जो हमने पहले देखे हैं, जो हमने लास्ट परफॉर्म किए, हम ये कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में वो हमारी मिस्टेक्स रिपीट ना हो। तो प्लानिंग में हमें बैकवर्ड भी देखना पड़ता है कि लास्ट हमारी क्या प्रॉब्लम्स आई है, क्यों हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाया। दैट मीन्स हम बैकवर्ड भी देख रहे हैं, हम अपनी लास्ट परफॉर्मेंस को भी चेक कर रहे हैं कि उसमें हमारी क्या कमी रह गई है कि वो इन फ्यूचर रिपीट ना हो। दैट्स वाई प्लानिंग इज कॉल्ड लुकिंग बैकवर्ड। एंड वाई कंट्रोलिंग इज कॉल्ड लुकिंग फॉरवर्ड? कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। तो इन फ्यूचर प्लानिंग हमारा क्यों है? फॉरवर्ड क्यों है? जो मिस्टेक हमारी बाद में हुई है वो फ्यूचर में ना हो, तो इसलिए क्या है कि कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, कि इन फ्यूचर जो अभी हमारी लास्ट में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो डेविएशन का रीजन रहा है जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ है, तो वो इन फ्यूचर हमारी रिपीट ना हो। दैट मीन्स कंट्रोलिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू फ्यूचर। दैट्स वाई इट इज सेड दैट प्लानिंग इज लुकिंग backward and controlling is looking forward. They both are, there is difference between planning and controlling. Next is planning is first function and controlling is last function of management process. There are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. And planning is the first and controlling is the last function of management. Third one, now next is कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस, अब हम कंट्रोलिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। सिर्फ इस लेक्चर में हम फर्स्ट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। बट इससे पहले आपको रिलेशन प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्लियर है। प्लानिंग हमारा क्या होता है? फ्यूचर से रिलेटेड होता है, और कंट्रोलिंग में हम वही चेक करते हैं जो हमने प्लान किया है, क्या वो हमारी जो एक्टिविटीज़ जो प्लान की है वो प्रॉपर वे से रन हो रही है या नहीं। कंट्रोलिंग में हम कंपेयर करते हैं और उसके साथ साथ करेक्टिव एक्शन भी लेते हैं। और प्लानिंग और जो हमारा कंट्रोलिंग है, ये टोटली इनके बीच में बहुत ज़्यादा रिलेशन है, ये इंटरडिपेंडेंस भी है और
डिफरेंस भी है। दैट मीन्स ये एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जब कंट्रोल नहीं करेंगे तो प्लान करने का कोई मतलब नहीं है। डिफरेंस भी है क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर से रिलेटेड है और कंट्रोलिंग हमें उन्हीं चीज़ों को चेक करना है, और प्लानिंग हमारा बैकवर्ड भी है क्योंकि जो हमारी लास्ट मिस्टेक हुई है वो रिपीट ना हो, और कंट्रोलिंग फॉरवर्ड भी है। तो दैट मीन्स दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। नाउ कंट्रोलिंग प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग का मतलब ही यही है कि हमें स्टैंडर्ड सेट करना है, क्योंकि जब तक हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं होगा, टारगेट सेट नहीं होगा, हमारा कंट्रोलिंग का कोई मतलब नहीं है। तो स्टैंडर्ड दो तरह से सेट किए जाते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दोनों तरीके से सेट किए जाते हैं। तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स फिगर में, जैसे फॉर एग्जाम्पल a person can produce 50 units 100 units in a day, that is known as quantitative। कि क्वांटिटी की टर्म में जब हमने स्टैंडर्ड सेट किया है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव, क्वालिटी जैसे एब्सेंटिज्म रेट, लेबर टर्नओवर रेट, एम्प्लॉयज़ मॉरल, जो हम क्वालिटी की चेक में, डिस्प्यूट्स है, ये सारी चीज़ें हमारा क्वालिटी की चेक टर्म में आता है। जब हम अपने वर्कर्स की क्वालिटी को चेक करते हैं कि उनका वर्क परफॉर्मेंस कैसा है, उनका लेबर टर्नओवर कैसा है, डिस्प्यूट रेट कैसा है, एब्सेंटिज्म रेट कैसा है, मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सारे हमारे क्वालिटी। दैट मीन्स जब हम उनकी क्वालिटी को मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। हमारे स्टैंडर्ड जो बेसिक ऑफ स्टैंडर्ड है वो 4 टाइप्स के हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम और कॉस्ट। जो हमारा क्वांटिटी है दैट इज रिलेटेड टू क्वांटिटी, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ फिगर, और क्वालिटी दैट मीन्स द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय लाइक वर्कर्स टर्नओवर रेशो, ठीक है, एब्सेंटिज्म रेट, डिस्प्यूट रेट, दीज ऑल आर कम्स अंडर द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय। टाइम दैट मीन्स कि टाइम पीरियड क्या है हमारा किसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने का, कॉस्ट कि उस वर्क को उस प्रोडक्शन करने में कितना कॉस्ट आएगा। तो दीज आर द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। हमारे इसके फंक्शनल एरिया है, देखो फंक्शनल एरिया हमने फोर स्टैंडर्ड्स लिए, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3 और स्टैंडर्ड 4। सबसे पहले प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम क्वालिटी लेते हैं, फिर क्वांटिटी, कॉस्ट, और फिर हमारा जो है वो प्रोडक्शन आता है। उसके बाद ये तो हमारा प्रोडक्शन के केस में आ गया। फिर मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग में सबसे पहला जो स्टैंडर्ड 1 आता है वो हमारा सेल्स वॉल्यूम, कि हमें कितना नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल करना है। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि हमारा सेल एक्सपेंसेस कितना है, उस पर्टिकुलर गुड्स को सेल करने में कितना एक्सपेंस आएगा। फिर टारगेट ऑफ सेल पर्सन, हर एक सेल पर्सन को टारगेट दे दिया जाता है, उनको अपना टारगेट अचीव करना है। फिर हमारा पर्सनल मैनेजमेंट का काम क्या है, लेबर रिलेशंस, क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है वो हमारी लेबर पे डिपेंड करती है। तो हमारा लेबर के साथ रिलेशन कैसा है, लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर होता है कि जो लेबर है वो मूव करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, इस तरह से वो मूव करते हैं। तो ऐसा ये लेबर टर्नओवर कितना है ये भी डिपेंड करता है पर्सनल मैनेजमेंट पे। अगर पर्सनल मैनेजमेंट का बिहेवियर लेबर के साथ अच्छा है, वो उनको गुड सैलरी, गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करा रहा है, तो लेबर टर्नओवर नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि हमारी इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन का लेबर टर्नओवर रेट कितना है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड 3 में एब्सेंटिज्म रेट, कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ कितना एब्सेंट हो रहे हैं, कितना परसेंटेज है एब्सेंट होने का, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन है, जो फंक्शनल एरिया है वो लेबर पे डिपेंड करता है, और लेबर का काम किससे रिलेटेड है, पर्सनल मैनेजमेंट। डिस्प्यूट रेट कितना है, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या देखते हैं, हमारा कैपिटल और एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल हमारा एक्सपेंडिचर कितना है। फिर फ्लो ऑफ कैपिटल, हमारा फ्लो ऑफ कैपिटल 2 तरह का होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो दैट मीन्स हमारे पास कितना आ रहा है, आउटफ्लो हमारे पास कितना जा रहा है, दैट मीन्स कितने एक्सपेंसेस हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमारा है। उसके बाद स्टैंडर्ड 3 में हम लिक्विडिटी दैट मीन्स जो हम गुड्स को सेल कर रहे हैं उसका हमें कितनी जल्दी अमाउंट कैश हमें मिल जा रहा है, तो दैट इज लिक्विडिटी। ये हमारा फंक्शनल एरिया होता है कि उसमें हमने 4 स्टैंडर्ड्स में, पहले क्या है, फिर सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, इस तरह से। जो हमारा कुछ फैक्टर्स है, जब हम अपने स्टैंडर्ड को सेट करते हैं तो हमें कुछ फैक्टर्स को अपने कंसीडर करना है, कुछ फैक्टर्स को माइंड में रखना है। स्टैंडर्ड शुड बी रीजनेबल,
जो भी हम स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहे हैं वो रीजनेबल हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। ऐसा हो कि हर एक एम्प्लॉई, हर एक पर्सन उस स्टैंडर्ड को, उस टारगेट को अचीव कर सके, उसके अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म कर सके। मेजरेबल, जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको हम मेजर कर सके, दैट मीन्स कि वो मेजरेबल होने चाहिए। थर्ड वन इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड कंडीशन। ये नहीं है कि स्टैंडर्ड सेट कर दिया, आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, एकदम फिक्स है कि 100 ही करनी है। वो किसी कंडीशन में हो सकता है, किसी एम्प्लॉय के साथ कोई भी कंडीशन हो तो वो फ्लेक्सिबल हो, उसको हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और कंडीशन हम उसको चेंज कर सके। फोर्थ इज सिंपल और क्लियर। जो हमारे स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल सिंपल और क्लियर होना चाहिए ताकि हर एम्प्लॉय उसको समझ सके, एम्प्लॉय के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद डेविएशन टॉलरेंस। डेविएशन टॉलरेंस ये भी हमारा बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक एम्प्लॉय को 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है बट उसने 1950 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, दैट मीन्स इट इज़ टॉलरेबल। क्योंकि अगर हम इस पे अपना एफर्ट्स लगाएं कि 50 यूनिट हमारी क्यों कम प्रोड्यूस हुई है तो वो अननेसेसरी है। दैट मीन्स इतना हम टॉलरेट कर सकते हैं। टारगेट था 2000 यूनिट का बट 1950 हमारा यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ तो इतना हम टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है, इतना कोई मेजर इशू नहीं है। उससे ज़्यादा टाइम उसको डेविएशन को फाइंड आउट करने में, एक्शन लेने में लग जाएगा। इसलिए जितना हम टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी से हमें पैसा लेना था, 1-2% बैड डेट्स हो गया तो उतना वो टॉलरेबल होता है। तो ये हमारा डेविएशन कितना हम टॉलरेट कर सकते हैं वो भी हमें देखना, क्योंकि हम उस पर भी अपना अननेसेसरी टाइम वेस्ट, उस पर टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उतना टाइम वो डेविएशन को फाइंड आउट करना, फिर प्रॉपर एक्शन लेना, वो बड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो जितना हम टॉलरेट कर सकते हैं उतना हमें टॉलरेट करना है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। So in next lecture we continue the controlling process. Hope so it is clear to everyone. Thank you.